अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई अनिमे का सफर जो है सोलो लेवलिंग सीजन 2। पहले सीजन में हमने देखा कैसे संग जिनवो एक आम हंटर दुनिया का सबसे पावरफुल शेडो मोनार्क बन गया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। तो चलिए शुरू करते हैं जबरदस्त कहानी का अगला हिस्सा। संग जिनवो अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसकी बहन जिन्हा उसे कॉल करती है और उसे डांटने लगती है कि वह अभी स्कूल नहीं आया, क्योंकि जिनवो को जिन्हा के टीचर से एक मीटिंग था। जिन्हा उसे देखकर हैरान थी कि क्या वो सच में उसका भाई है। सारे लड़कियां जिनवो पर फिदा हो गए थे। जिन्हा बोलती है कि उसे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, जो सुनकर जिनवो उसे डांटने लगता है। खैर, जिन्हा की टीचर बताती है कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है और क्लास की टॉपर भी, जिसे वो सब खुश है। जिनवो भी ये सुनकर खुश था। आगे उसकी टीचर बताती है कि जिन्हा मॉक एग्जाम भी अच्छे से क्लियर कर लिया है, जिसे वो अपनी फेवरेट मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर सकती है। तो उसकी टीचर चाहती है कि इसके बाद वो उस पर प्रेशर्स ना डाले। फिर वो टीचर पूछती है कि अगर जिन्हा अवेकन हो जाती है तो क्या आप उसे हंटर बनने दोगे? तो जिनवो कहता है कि नहीं। इसके बाद हम सोंगी को देखते हैं। उसे मिलने के लिए जिनवो खुद आया था। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो जिन्हा का भाई है, जो सुनकर वो हैरान थी। सोंगी बताते हैं कि वो ना स्कूल वापस जा रही है और ना ही हंटिंग छोड़ने वाली है, चाहे टीचर्स जो भी कह ले। तो जिनवो बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए कहने नहीं आया हूँ, साथ चलो। तभी अमेरिका से साउथ कोरिया पर एक फ्लाइट लैंड होता है। जो फ्लाइट से हुआंग डांगसू आया था, उसे वेलकम करने के लिए हंटर एसोसिएशन का चीफ मैनेजर जिनचुल आता है। डांगसू उसका मजाक उड़ाता है। जिनचुल पूछता है, क्या तुम उन दोनों को मारने आए हो? तो डांगसू बोलता है, उन दोनों को डेंजन में मैं बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ। पहला वो ई रैंक, उसके बाद डी रैंक हंटर को। कहीं तुम इतने बेअक्ल तो नहीं कि मुझे रोकने का प्लान बना रहे हो? अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो जिनचुल कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। डांगसू हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। वही जेजो आइलैंड मिशन पर गए हंटर्स नाकाम रहे। मिस्टर चॉय बताता है कि वहाँ के बीस्ट उड़ सकते हैं, इसे आसान नहीं लिया जा सकता। तो गुनही बोलता है, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। अचानक से सी रैंक डेंजन खुल गया था, तो जिनवो ट्रेनिंग के लिए आता है। साथ ही वो सोंगी को भी ले आया था। किमचुल नाम का लड़का जो एक ए रैंक है, वो पूछता है कि तुम ऐसा कब तक बात करते रहोगे। मैनेजर हान जिनवो को बताता है कि इस बार यही टीम को लीड करेगा। असल में मिस्टर किमचुल को जिनवो से नफरत है, क्योंकि वो ई रैंक है। अब इस रेड के लिए एक ए रैंक, 5 बी रैंक्स और 2 सी रैंक्स, फाइनली 2 ई रैंक हंटर्स होंगे। मैनेजर ह्यून जिनवो से कहता है कि वो ख्याल रखे, दूसरे हंटर्स को भी मौका मिले, कहीं वो अकेले ही सबको मार ना दे। जिनवो कहता कि वो संभाल लेगा। इसके बाद वो सभी डेंजर में एंटर होते हैं। वो अंदर जाते ही सारा माहौल बिगड़ जाता है। एक नॉर्मल सी रैंक गेट एक खतरनाक रेड गेट में बदल जाता है। जिनवो को ये ठीक नहीं लगता। तो मैनेजर हान को बताता है कि वो जल्द प्राइमरी स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करे, और वो गेट वही बंद हो जाता है। जैसे ही ये खबर बेक योनू, व्हाइट टाइगर का गिल्ड लीडर को पता चलता है, वो खुद निकल पड़ता है। जिनवो देखता है कि अब वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां सिर्फ पहाड़ों और बर्फ थे। अब उन सभी को अंदाजा हो गया था कि गेट गायब हो चुका है, जिसे वो वापस नहीं जा सकते। रेड गेट एक ऐसा डेंजर में पहुंचा देता है जिसे बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं होता। उन्हें यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, बॉस को मारना। और यहाँ के मैजिक बीस्ट बाकियों से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो सब कंफ्यूजन में थे। इतने में ही उन पर हमला हो जाता है। वो सोंगी पर भी हमला किया था, लेकिन जिनवो उसे बचा लेता है। पार्क ही जिनवो पर नजर रख रही थी। किमचुल देखता है कि वहाँ आइस सिलियर्स थे, जो पहले कमजोर हंटर्स को खत्म करना चाहते थे। जिनवो सोचता है, उनका टारगेट पहला कमजोर हंटर्स हैं। अगर मैं कमजोर होता तो वो मुझे मारने की कोशिश करते, जो सोचकर उसे गुस्सा आता है। किमचुल बोलता है कि अब वो 2 ग्रुप्स में अलग होंगे जिंदा रहने के लिए। उनके पास सिर्फ ही एक रास्ता है। असल में उसका मकसद कमजोरों को अपने ग्रुप से अलग करने का था। पार्क ही जिनवो के टीम ज्वाइन कर लेती है और वो जिनवो से कहती है, मिस्टर किम उस तीर को नोटिस नहीं कर पाया। तुम कोई ई रैंक वाले नहीं हो, ए रैंक या उससे भी ऊपर, है ना? जिनवो कोई जवाब नहीं देता। खैर, वो सब अलग अलग रास्ता चुन लेते हैं। किम देखता है कि दूसरे टीम के रास्ते में आइस बियर्स हैं, तो उसे लगता है कि वो उन्हें मारने के लिए छोड़ रहा है। तभी उनका सामना आइस बियर से होता है, जिसे देखकर कुछ हंटर्स डरने लगते हैं, लेकिन किमचुल उसे एक ही वार से खत्म कर देता है। पार्क ही जिन भी देखते हैं कि वो सब आइस बियर्स के इलाके में है।
तो वह कहती कि उनके आने से पहले उन सभी को रास्ता बदल लेना चाहिए। तो जिन्वू बोलता है इसीलिए हमें आगे बढ़ते रहना होगा। बियर्स के इलाके में हमें सिर्फ बियर्स की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि आइसलेयर्स जैसे होशियार दुश्मन से लड़ने से बेहतर है। पार की जिन अपनी गलती समझ लेती है। जिन्वू को ठंड महसूस हो रहा था तो वो उन सभी के लिए एक जैकेट देता है। सॉन्गी पूछे कि वो सच में कौन है। तो जिन्वू बोलता है तुम्हें यहाँ मैं लाया हूँ, इसलिए तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम कोई सवाल ना पूछो, और तुम दोनों भी मुझसे ना कुछ पूछना और ना कुछ मांगना। तभी उनके सामने आइस बियर्स आ जाते हैं। तो जिन्वू अपना टाइटल चेंज कर लेता है। बेक यूनहो देखता है कि वो गेट पूरी तरह बंद हो गया था, जिससे वो परेशान था। इसके बाद वहाँ डोंगसू भी एंटर होता है। तो बेक पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो डोंगसू बताता है कि वो संग जिन्वू के लिए आया है, लेकिन अब वो रेड गेट के अंदर फंस गया है। जिनचुल सोचता है संग जिन्वू तुम किस्मत वाले हो, और अब सवाल ये है कि क्या तुम जिंदा लौट सकते हो। जिन्वू अकेले ही सारे आइस बियर्स को मार दिया था, जिससे उसका लेवल भी बढ़ने लगता है। फिर वो सब उस बियर्स की मीट खाने लगते हैं, और वहीं जिन्वू अकेले उन सारे बियर्स को खत्म करने चले गया था। जिन्वू अपनी आर्मी को बुलाता है। ये तुम्हारा पहला काम होगा, जाओ। जिन्वू की शेडो आर्मी रीजनरेट होकर उन सारे बियर्स को ख़त्म करने लगते हैं, पर वो माना बहुत ही कंज्यूम करते हैं। इसके बाद उन बियर्स का लीडर आता है। वो बियर इतना पावरफुल था जो फलक झपकते ही सारे सोल्जर्स को ख़त्म कर देता है, और साथ ही माना भी ख़त्म हो गया था, जिसे वो दोबारा उन्हें समन नहीं कर सकता। पर अभी भी उसके पास एक बंदा है, इग्रिस द कमांडर। वो उस पर ऐसा जगह पर वार करता है जिसे वो दोबारा खड़ ना सके। जिन्वू इग्रिस की ताकत को देखकर हैरान था। वो बियर एक्सप्लोजन करने वाला था, तो इग्रिस उसका सर काट देता है। जिन्वू सोचता है अगर इग्रिस पूरे वक्त अपनी तलवार के साथ लड़ता तो वो पक्का मुझे मार दिया होता। इग्रिस अपने मेजेस्टी के सामने सर झुकाता है। तो जिन्वू बोलता है अच्छा काम किया इग्रिस। वहीं किमचुल के साथ गए सारे हंटर्स मारे गए थे। उसके सामने आइसलेयर्स का फौज खड़ा था। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो हार गया। वो बहुत ही डर गया था, तो वो वहाँ से भागने लगता है। उन स्लेयर्स का लीडर उसे जानबूझकर जाने दिया ताकि वो उन सभी का शिकार कर सके। जिन्वू उन सारे बियर्स को अराइज कर लेता है ताकि वो उन्हें अपने शेडो आर्मी में शामिल कर सके, जिसे देखकर वो खुश था। वहीं डेंजन के बाहर डोंगसू और योनहू उनके लिए इंतजार कर रहे थे। मिस्टर हान बताता है कि वो 3 घंटे से अंदर है, जिसका मतलब रेड गेट के अंदर 3 दिन गुजर चुके हैं। डोंगसू को लगता है कि वो जरूर मर चुका होगा, तो वो वहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन उसे पता था संग जिन्वू व्हाइट टाइगर गिल्ड का एक मेंबर नहीं है, तो उसका सवाल था कि वो इस मिशन पर क्यों गया था। तो मिस्टर हान बताता है कि वो उसका जान पहचान आदमी है और वो सी रैंक मिशन पर जाना चाहता था, इसीलिए। जो सुनकर डोंगसू को बहुत ही गुस्सा आता है। वो उसे अपने हाथों से ही कुचलने लगता है, लेकिन तभी योनू उसे रोकने को कहता है। वो दोनों इस मौके के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि वो दोनों आपस में लड़ सके। वो पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला करते हैं। इसके बाद हम किम को देखते हैं। वो ठंड की वजह से बहुत ही परेशान था और उसका मानना है कि अगर उनके पास हाई रैंक वेपन्स और गियर्स होते तो वो ज़रूर जीत जाते। तभी वो देखता है कि उसके रास्ते में कई सारे बियर्स मरे पड़े थे। उसे लगता है कि ये काम ज़रूर उन स्लेयर्सों ने किया होगा, तो वो डर के वहाँ से भागने लगता है। जिनचुल उन दोनों को रोक लेता है, पर उसका बहुत ही बुरा हाल हो गया था, तो वो दोनों अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। जिनचुल उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके भाई के डेथ से जिन्वू का कोई कनेक्शन नहीं है, और साथ ही वो ई रैंकर है जो ऐसा कर नहीं सकता। पर डोंगसू इस बात मानने को तैयार नहीं था। वो बस हर हाल में जिन्वू और योजिन को मारना चाहता था। खैर, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड था, तो वहाँ से जाने लगता है। वहीं सोंगी और बाकी 2 हंटर्स बियर्स की मीट खा रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, जो देखकर किम पागल हो जाता है। तुम जैसे कमजोर लोग अब तक कैसे जिंदा हो। वो देखता है कि उनके पास गर्म कपड़े, टेंट्स और खाना तक है, जो देखकर उसे और भी गुस्सा आता है। तो उन पर चिल्लाने लगता है कि उसकी टीम उन्हीं की वजह से मारे गए, क्योंकि उनके पास गियर्स और सप्लाई नहीं थे। वो सब उसे डरने लगते हैं। किम उन्हें मारने आगे बढ़ता है, तो जिन्वू तुम्हारी वजह से तुम्हारे दोस्त मारे गए, ऊपर से तुम आफत को हम तक ले आए हो। जिन्वू छुपे हुए आइस स्लेयर्स को सामने आने को कहता है, तो वो सब सामने आते हैं। बढ़िया, इस कचरे में कोई काम का भी है। जिन्वू उससे बात करने लगता है, जो देखकर वो सब हैरान थे, क्योंकि वो उनके भाषा समझ पा रहा था। तो उन आइस स्लेयर्स का लीडर उसका तारीफ करता है। जिन्वू समझ जाता है कि ये सिस्टम का काम है। अब जब तुम हमें समझते हो, जल्दी बात को खत्म करते हैं। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि तुम इनमें से ताकतवर हो,
तो ये तुमसे लड़ना चाहता है। やりたいと言っているから क्या कह रहे थे? जो सुनकर उनका लीडर एग्जाइट हो जाता है। जिन्नू अब सीधा उस पर वार करता है, लेकिन वो उस हमले को डॉज कर लेता है और उसे जिन्नू एक इंसान नहीं लगता। वो बताता है कि उन सभी को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उन्हें इंसान को मारने को बोलता है, लेकिन वो आवाज़ जिन्नू पर काम नहीं कर रहा है। तो जिन्नू समझ जाता है कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इस सिस्टम का एक प्लेयर है। खैर, आइस स्लेयर्स का लीडर जिन्नू को एक ऑफर करता है कि वो उसके साथियों को उनके हवाले कर दे, बदले में वो उसे छोड़ देंगे। जिन्नू इस ऑफर को इनकार करता है। तुम हमें अपने दुश्मन बनाना चाहते हो क्या? तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसने कहा मैं अकेला लड़ूंगा? जिन्नू अपने सारे शेडो सोल्जर्स को समन कर लेता है, जो देखकर वो हंटर्स पागल हो जाते हैं। अब उन दोनों की सेना आपस में लड़ने लगते हैं। जिन्नू के सोल्जर्स उन आइस स्लेयर्स को मारते ही जा रहे थे, वहीं वो हंटर्स कई दूर जाकर छुप जाते हैं। वो एक ही आदमी 10 सोल्जर्स पर भारी पड़ रहा था। मेरा नाम है बारका, तुम्हारा क्या? संग जिन्नू। अब वो दोनों गॉड लेवल की रफ्तार से लड़ रहे थे। बारका जिन्नू पर भारी पड़ रहा था। जिन्नू से लड़के बारका एग्जाइट हो जाता है। तभी मेजर्स अपनी फायर मैजिक से उस पर हमला करते हैं। किम देखता है कि जिन्नू उनसे अकेले ही लड़ रहा था, जिसे देखकर उसे बहुत ही नफरत होती है, तो वो उसे मारने आगे बढ़ता है। एट द सेम टाइम बारका भी। तभी इग्रीस एंटर होता है। वो एक ही वार से किम को मार देता है। किम समझ जाता कि जिन्नू इससे पहले से ही जानता था कि वो उसे मारने वाला है, तो वो पहला उसे मार दिया और उसे अपनी शेडो आर्मी में शामिल कर लेता है। किम बारका को रोक लेता है। जिन्नू उसे आयरन नाम रखता है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। वो हंटर्स देखते हैं कि वो सब पागलों की तरह लड़ रहे हैं। ये मेरा दिलचस्प नहीं बढ़ा रहा है। तुम और वो नाइट भी मैदान में आ जाओ। तो वहाँ 1 वर्सेस 3 शुरू हो जाता है। वो एक ही तीनों का मुकाबला करता है। जिन्नू अपना स्वॉर्ड उसके शरीर में घुसा देता है। बारका देखता है कि उसके सारे सोल्जर्स हार गए, जो देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है। जिन्नू अपना स्वॉर्ड को बहुत ही फोर्स से वार करता है, जिसे बारका का स्वॉर्ड टूट जाती है। आयरन उसे कस के पकड़ लेता है। मेजर्स उस पर फायर मैजिक से हमला करते हैं, लेकिन बारका हार नहीं मानता। जिन्नू इनविजिबल एबिलिटी इस्तेमाल करके उसे पैरालाइज कर देता है। आयरन उसे जमीन पर कुचल देता है। फाइनली वो सब मिलकर उसे हरा देते हैं। जिन्नू के लेवल भी बढ़ रहा था। इसके बाद इंसानी दुनिया का गेट भी खुल जाता है, जो देखकर वो सब खुश थे। जिन्नू बारका को भी अपनी शेडो आर्मी में शामिल करने का सोच रहा था। खैर, वो चारों सही सलामत बाहर आते हैं। योनहो उन्हें देखकर रिलैक्स हो जाता है और बाकियों का हाल पूछता है। तभी वो देखता है कि उन चारों के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा, जो देखकर योनहो कंफ्यूज था। योनहो जिन्नू से कई सवाल करता है। मेरे गिल्ड के 6 लोग गायब हो गए हैं, उन्हें क्या हुआ? ये सच है, लेकिन मैंने आपके 2 मेंबर्स को बचाया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि पहला मेरा शुक्रिया अदा करें। जो सुनकर योनहो उसे छोड़ देता है और उसे माफ़ी मांगता है। जिन्नू और सोंगी वहाँ से निकल पड़ते हैं। सोंगी जिन्नू को थैंक्स कहती है, फिर अपनी घर चली जाती है। जिन्नू ये सोचकर परेशान था कि वो बारका को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। इसके बाद वो फ्रेश अप होने लगता है। अगले दिन योजिन उसे मिलना आता है एक रेड के लिए, तो जिन्नू सोंगी को भी अपने साथ ले चलता है। योजिन देखता है कि कुछ शेडो सोल्जर्स डेंजन के मॉन्स्टर्स को मार के उनका काम कर रहे थे, तो वो जिन्नू से पूछता है कि ये सब कौन है। तो जिन्नू बताता है कि ये सब उसके स्किल्स का एक हिस्सा है। जो सुनकर वो हैरान हो जाता है। जिन्नू उन सभी को माइनिंग करने का ऑर्डर देता है, तो वो सारे सोल्जर्स वहाँ के स्टोन्स को माइनिंग कर रहे थे। योजिन को ये देखकर बुरा लगता है कि वहाँ उसका कोई काम नहीं। इसके बाद हम एक रहस्यमय जगह में कुछ हंटर्स को देखते हैं, जिन्हें सिर्फ इंग्लिश आती है। एक हंटर उन सबको मार के बेहोश कर दिया था। मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। वहीं योजिन और जिन्वो एक रेस्टोरेंट में खा रहे थे। जिन्वो पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है। योजिन बताता है कि पहले वो एसोसिएशन का रिटन एग्जाम पास करेगा ताकि उसे गिल्ड मास्टर का लाइसेंस मिल सके। जिन्वो बताता है कि वो भी कहीं जा रहा है, कुछ खास काम के लिए। इसके बाद वो दोनों एक ब्रदरहुड की तरह बात करने लगते हैं। अमेरिका के एसोसिएशन वालों ने उस हंटर को कैद कर लिया था। असल में हंटर 10 साल पहले गेट में फंस गया था और अचानक से इसे एग्जिट मिला, जो इसे अमेरिका ले आया। तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए डोंगसू को बुलाते हैं। पहले से ही उसका मूड बहुत ही खराब था और इस हंटर का नाम है संगवान। अगले दिन जिन्वो अपने मिशन पर जाने के लिए कुछ सामान तैयार करके निकलता है, और वो है डीमन कैसल। जिन्वो डीमन कैसल डोर अनलॉक करता है। वो जैसे ही अंदर एंटर होता है तो उसे एक स्क्रीन शो होता है 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। पर वो इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और डीमंस का धुलाई करता है। वहीं योजिन अपने डैड से गिल्ड के बारे में बात कर रहा था कि वो उनका गिल्ड संभालना चाहता है।
पर उसके डैड को पहले से ही पता था कि अब तक योजिन जो भी सी रैंक गेट्स क्लियर किया है वो सब संग जिन्वू के मदद से हो पाया है। रिसेंटली हुआ रेड गेट इंसिडेंट में भी वो बच गया। खैर, योजिन अपने बात पर जिद था तो उसके डैड गिल्ड मास्टर पोजीशन देने का डिसाइड करता है, लेकिन एक शर्त पर, और वो है योजिन को किसी भी हालात पर जिन्वू को उनके गिल्ड में लाना होगा, और वो भी दूसरे गिल्ड लोगों से पहले। जिन्वू स्टार्टिंग फ्लोर्स के मॉन्स्टर्स को मार दिया था, पर कुछ रीजंस की वजह से वो उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाया। फिर उसे अगला फ्लोर का एंट्री परमिट भी मिल जाता है। वो देखता है कि ये डेंजन वाकई बहुत ही बड़ा है। वाइज बियर को समन करता है ताकि वो उस पर सवार होकर जा सके, लेकिन रास्ते में और कई सारे डीमंस थे, तो बियर उन सबको चीरते हुए जाता है, जो देखकर जिन्वू उसका नाम टैंक रखता है। शाहीन स्विमिंग कर रही थी, पर वो एक बात को लेकर बहुत ही परेशान थी। फ्लाइंग एंड्स की रिपोर्ट पब्लिक में बताने की बजाय छुपा कर क्यों रखी जा रही है, तो मिस्टर चॉय बताता है कि एसोसिएशन का ऑर्डर है। उनका मानना है कि ऐसा करने से पब्लिक में हंगामा मच जाएगा। उनका मकसद अभी के लिए अपनी मिलिट्री पावर्स को बढ़ाने का है। देश के बड़े गिल्ड होने के नाते वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। जिन्वू अब तक फ्लोर 1 से कई फ्लोर आगे बढ़ते ही जा रहा था। साथ ही वो 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट कर लेता है। फाइनली अब वो फ्लोर 50 पर एंटर होता है, जहां लोअर फ्लोर का लॉर्ड वाल्कन रहता है, जिसके पास एक फौजी है। जिन्वू भी अपना आर्मी को समन कर लेता है। इसके बाद हम मैनेजर हान और पार्क हीजिन को देखते हैं, जो कि वो दोनों जिन्वू से घर पर मिलने आए थे, लेकिन वो देखते हैं कि फिलहाल वो अपने घर में नहीं है। मैं उनका बॉस को संभाल लूंगा, बाकियों को तुम संभालो। अब उन दोनों के बीच जंग शुरू हो जाती है। इग्रिस अपनी कमाल की एबिलिटी से उन सबको खत्म करने लगता है। जिन्वू कुछ सोच रहा था, इतने में ही वाल्कन उस पर हमला कर देता है। तुम मेरे हाथों ही मरोगे। जिन्वू को अपने खुद के स्ट्रेंथ पर ही यकीन नहीं होता। वाल्कन अपनी पूरी पावर रिलीज करता है और वो काफी तेजी से जिन्वू की तरफ दौड़ रहा था, तो जिन्वू आयरन से कवच लेकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन वाल्कन बिना रुके उस पर वार करते ही जा रहा था। जिन्वू उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वाल्कन उसके नेक्स्ट मूव प्रेडिक्ट कर लेता है, तो जिन्वू अपने आप को होल्ड कर लेता है। जिन्वू उसे कई दूर ले जाता है, तो वाल्कन बहुत तेजी से भागते हुए एक बिल्डिंग से टकरा लेता है, तो इस मौके का फायदा उठाकर जिन्वू उसे हरा देता है। तो उसे एक फ्रेगमेंट मिलता है। वही डोंगसू सांगह्वान से इन्वेस्टिगेट कर रहा था। डोंगसू रिपोर्ट देखता है, जिस पर लिखा है कि उसे 2 बच्चे और बीवी है, तो वो उससे अपने बेटे का नाम पूछता है, संग जिन्वू। तभी हमें पता चलता है कि ये जिन्वू का बाप है। खैर, सांगह्वान अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो डोंगसू बोलता है, तेरा बेटा मर चुका है, अगर उसे कुछ कहना चाहता है तो ऊपर जाके कह देना। जो सुनकर सांगह्वान को बहुत ही गुस्सा आता है। वहीं जिन्वू अपने आर्मी को लेकर आगे बढ़ता है, जहां उसे स्कल्स मॉन्स्टर्स मिलते हैं। चौंक गए मेरे सोल्जर्स की पावर्स को देखकर, तुम मरने वाले हो। खैर, जिन्वू स्कल का लीडर मेतास को भी हरा देता है और साथ ही उसका लेवल अप भी होता है। तभी अचानक वो इन्वेस्टिगेशन का एरिया तबाह हो गया था। फायर फोर्स अंगारे बुझाने की कोशिश करते हैं। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं, बल्कि 2 मॉन्स्टर्स की थी, जो लड़ाई के मैदान को तबाह कर देती है। वो ऑफिसर्स देखते हैं कि डोंगसू का हाल बहुत ही बुरा हो गया था। जिन्वू के सप्लीमेंट्स भी खत्म हो चुके थे। अब तक वो 75th फ्लोर कंप्लीट कर चुका था। अब बस 25 फ्लोर्स बाकी है। वह लड़ाई के दौरान उसे कुछ इक्विपमेंट्स भी मिले थे, जो वो पहन लेता है। अब उसके पास एलिक्सिर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट्स में से 2 मिल चुका है, और अब एक ही बचा है पाने के लिए, जिसे वो अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। तो वो डिसाइड करता है कि जब वो अगली बार आएगा उसे जरूर हासिल करेगा। जिन्वू उस गेट से बाहर आ जाता है। एलिक्सिर ऑफ लाइफ के तीसरा आइटम है डीमन मोनार्क का प्योर ब्लड। तो वो सोचने लगता है कि उसे कलेक्ट करते वक्त उसे पूरी तैयारी के साथ रहना होगा। डीमन कैसल से आने के बाद वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील कर पाता है, लेकिन अभी भी वो एक ऑफिशियली ई रैंकर है, जिसे वो हाई लेवल राइड्स में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो वो डिसाइड करता है कि उसके राज को छुपा कर रखने से कोई फायदा नहीं, इसीलिए वो हंटर रैंक रीचेक करने का फैसला करता है। हंटर एसोसिएशन में कई सारे न्यू हंटर्स अपने रैंक चेक करने के लिए आते हैं। तभी व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजर बेक योनहो को कॉल करता है। ह्यून बताता है कि हंटर संघ यहाँ अपनी रैंक रीचेक करने आया है, जो सुनकर बेक तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है। जिन्वू वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा था, तो वहाँ के 2 हंटर्स आपस में बात करने लगते हैं। वो किसी भी हालात पर हंटर बनना चाहते हैं, ताकि उसे अपने परिवार का ख्याल रख सके। तो दूसरा हंटर कहता है कि अगर तुम डी रैंक या उससे ज्यादा आए तो गिल्ड्स के स्कॉट्स तुमसे बात करेंगे। अच्छा होगा कि तुम ई रैंक ना हो। जो सुनकर जिन्वू स्माइल करता है।
खैर इसके बाद वो अपना रैंक रीचेक करने जाता है। वो लड़की उसके हाथों को माना क्रिस्टल पर रखने को कहती है तो उसे एरर शो होता है। तभी उसका चीफ आकर देखता है, लेकिन तभी उसे एरर ही शो होता है। यह मशीन का खराबी नहीं है, इसका कहना है कि उसे जांच नहीं सकती क्योंकि उसके पास अनगिनत शक्ति है। तो इसका मतलब है ये इस देश का 10th एस रैंक शख्स। वहीं जिनचुल और मिस्टर चॉय जेजो आइलैंड के रेड के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो रेड गेट इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं। मिस्टर चॉय बोलता है, अब बस उस रेड गेट को ही देख लो। व्हाइट टाइगर गिल्ड के रेड में हिस्सा ले रहे एक बाहरी बंदे ने डेंजन बॉस को ही हरा दिया। आखिर वो है कौन? तभी वहाँ शोर सुनाई देती है तो वो दोनों जाकर देखते हैं। वहाँ के सारे लोग ये सुनकर हैरान थे कि जिन्वो एक एस रैंकर है। चीफ उसे 3 दिन बाद आने को कहता है ताकि उसकी माना लेवल दोबारा चेक करे। तभी वहाँ हंटर्स गिल्ड का हेड चॉय आता है उसे देखने के लिए, जिसे देखकर सब हैरान थे। वो बंदा फायर मैजिक का बादशाह है। मैंने अपना निकनेम उसे ही देख कर रखा। मिस्टर चॉय जिन्वो का ऑरा अच्छे से देख पा रहा था। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ चॉय जांग, हंटर्स गिल्ड का हेड। क्या तुम अपना गिल्ड चूज कर लिया है? सॉरी मैं बिजी हूँ। वो उसे इग्नोर करके चले जाता है तो मिस्टर चॉय को बहुत ही गुस्सा आता है। हंटर संग, तो ये वाकई सच है। तभी वहाँ बेक दौड़ कर आता है। वो जिन्वो से मिलने के लिए इतना तेज दौड़ा था जिसे उसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। वो देखता है कि जिन्वो वहाँ से गायब हो गया है, जिसे देखकर मिस्टर चॉय समझ जाता है कि बेक उसे अपनी गिल्ड में लाना चाहता है। इसके बाद हम जिन्वो को देखते हैं जो कि वो अपनी मॉम को देखने आया था। बस थोड़ी देर और मॉम। कमरे के बाहर जिनचुल उसके लिए इंतजार कर रहा था। जिनचुल बताता है कि सर्विलेंस का काम है कि हंटर्स पर नजर रखना ताकि वो कोई गलती ना करे और साथ ही हंटर से जुड़े हादसों को हैंडल करते हैं। आगे वो कहता है कि उससे मिलने के लिए कोई आया है। जिन्वो देखता है कि वो कोई और नहीं, हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गो गुन ही था। पहले वो जिन्वो को कंग्रेट्स कहता है कि वो एक एस रैंक बन चुका है। दुनिया में बहुत सारे अच्छे हंटर्स हैं, लेकिन स्किल्ड हंटर्स की अभी भी कमी है। तो उसे सीधा ऑफर करता है कि वो उनके साथ ज्वाइन करे। साथ ही वो एसोसिएशन में स्पेशल पोजीशन देने का वादा करता है। नेशन के 5 बड़े गिल्ड्स हैं जो आपस में ताकत को बैलेंस बनाए रखते हैं। अगर जिन्वो इनमें से किसी को चुनता है तो बाकी 4 गिल्ड्स पर उसका असर पड़ेगा। इसीलिए गुनही चाहता है कि जिन्वो उन गिल्ड्स को छोड़कर हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करे। जिन्वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कि वो उनके साथ ज्वाइन नहीं करेगा क्योंकि उसका जगह डेंजर्स है और वो लड़ना चाहता है। जिसके बाद सुनकर गुनही हैरान हो जाता है और वो बहुत ही अच्छा फील करता है जो पहले कभी नहीं किया। खैर वो जिन्वो को अपने हाल में छोड़ देता है तो जिन्वो वहाँ से जाने लगता है। जिन्वो इसलिए एसोसिएशन ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ डी रैंक और ई रैंक डेंजर्स संभालते हैं, जिससे वो लेवल अप नहीं हो सकता। इसके बाद हम डोंगसुक को देखते हैं जो कि वो हॉस्पिटल में आराम कर रहा था। तभी उसे मिलने के लिए अमेरिका के डिप्टी चीफ आता है संग हुआन के बारे में पूछने के लिए। क्या वो सच में एक मॉन्स्टर है? डोंगसुक उससे हार के बहुत ही बुरा लगता है। बेहतर होगा कि तुम मेरे परिवार से दूर रहो, तुम्हारे ही भला के लिए कह रहा हूँ, वरना मौत भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं पाएगी। डोंगसुक उससे हार के बहुत ही शर्मिंदा फील करने लगता है और उसे मारने के लिए बेताब था। बस उसे आर्टिफैक्ट्स चाहिए। ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं जो हंटर्स की ताकत को और भी बढ़ा देता है। जिन्वो भी आर्टिफैक्ट्स की तलाश में था जो कि उसे डीमन कैसल के बॉस को हराने में काम आए। तभी वो देखता है कि हंटर्स गिल्ड माइनिंग के लिए आदमी ढूंढ रहे हैं जो कि ए रैंक गेट है। तो जिन्वो माइनिंग करने जाता है। डेंजन में मिस्टर चॉय और उसकी टीम रहते हैं। सब पीछे हट जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। वो एक ही वार से सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है। तो सब गेट से बाहर आते हैं। जिन्वो इसे ही समझ जाता कि मिस्टर चॉय बहुत ही पावरफुल है। इसके बाद हंटर्स गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर और इस देश की 9th एस रैंक हंटर बाहर आती है, मिस चाहीन। उसके ऑरा को देखकर जिन्वो सरप्राइज्ड हो जाता है। चाहीन जिन्वो की भी स्ट्रॉन्ग ऑरा को फील कर पाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं रहता, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर माइनिंग टीम अपना काम शुरू करते हैं। जिन्वो को डेंजन के अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फील आता है जो ए रैंक डेंजन बॉस का है, जिसे लड़ने के लिए वो बेताब था। एक आदमी जिन्वो से फालतू के पंगे ले रहा था तो जिन्वो से डेथ फील करवाता है, जिसे वो डर के वहाँ से चले जाता है। खैर वो अपने एक ही वार से माना तोड़ रहा था, जिसकी फिटनेस को देखकर वो सब चौंक जाते हैं। जैसे ही ब्रेक टाइम आता है जिन्वो तभी माइनिंग कर रहा था। हालांकि वो इंचार्ज बताता है कि थोड़ा ब्रेक ले ले, पर वो नहीं मानता। लेकिन जैसे ही वो सब वहाँ से चले जाते हैं तो जिन्वो माइनिंग छोड़कर बहुत ही एक्साइटिंग से उस बॉस की सिग्नल की तरफ दौड़ता है। हालांकि जिन्वो जानता था बॉस को हराने से गेट बंद हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो उनकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, जिसे वो कुछ नहीं कमा सकते और माना भी गायब हो जाएगा। फिर भी तोड़ी उंगली करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ चाहीन आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्वो उस गेट के अंदर जाने ही वाला था, पर तभी चाहीन आने की वजह से वो रुक जाता है। चाहीन उसे बॉस के रूम से दूर रहने के लिए कहती है। चाहीन, तो ये सच है, मुझे उसके बोलने तक उसकी मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। जिन्वो अब वहाँ से जाने लगता है।
पर जैसे ही वो चाहिन को क्रॉस करता है, चाहिन को एक अच्छी खुशबू आती है तो वो जिन्वू के बॉडी को स्मेल करने लगती है। इसमें बदबू नहीं आ रही है, क्या तुम वाकई एक हंटर हो? जिन्वू हाँ कहता है। चाहिन देखते कि ई रैंक हंटर संग जिन्वू। खैर वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है तो जिन्वू वापस चले जाता है। चाहिन एक सेकंड उससे इम्प्रेस हो गई थी। जैसे ही माइनिंग टीम के लोगों को पता चलता है कि जिन्वू मिस चाहिन से मिला है तो सब उसे एक लकी इंसान मानते हैं। इन चार्जर बताता है कि मिस चाहिन अपनी ब्रेक टाइम में भी माइनिंग टीम की हिफाजत करती है उस डेंजन बॉस से। मिस चाहिन बहुत ही अच्छी इंसान है। दूसरा आदमी कहता है कि मिस चाहिन को दूसरे हंटर्स की स्मेल पसंद नहीं आती। जिन्वू को समझ ही नहीं आता क्योंकि वो उसे मिलते वक्त कुछ और रिएक्ट किया। जिन्वू को लगता है कि शायद उसके अंदर हंटर का स्मेल ही नहीं, सिमिलियर जैसे बाराका ने कहा था ये भी वैसा ही है। इसीलिए क्योंकि वो एक प्लेयर है। जिन्वू समझ ही नहीं पाता कि आखिर प्लेयर होता क्या है। जिन्वू अपनी मजदूरी का पैसा लेता है। इंचार्जर उसे ऑफर करता है कि वो इसी तरह उसके साथ मिलकर काम करे, लेकिन जिन्वू मना कर देता है। तो इंचार्जर उसे एटलीस्ट और एक दिन काम के लिए इन्वाइट करता है क्योंकि कल एक के बाद एक क्रेडिट्स है, एक ए रैंक और सी रैंक। जिन्वू पूछता है कि क्या वो हंटर्स गिल्ड की है तो इंचार्जर बताता है कि हाँ, पर कल दूसरे टीम्स आएंगे। तो जिन्वू मान लेता है, जो सुनकर वो इंचार्जर खुश हो जाता है। इसके बाद हम चाहिन को देखते हैं। वो अपनी एसोसिएशन लोगों से संग जिन्वू की डिटेल्स मांगती है तो वो आदमी बताता है कि गिल्ड मास्टर मिस्टर चॉय भी उसी की डिटेल्स मांगी थी। फिलहाल उसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। एसोसिएशन वालों ने इसकी फाइल्स को टॉप सीक्रेट रखा है, जबकि वो कोई टॉप लेवल हंटर नहीं है। जो सुनकर चाहिन हैरान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो सब उसके पीछे क्यों पड़े हैं। चाहिन जिन्वू के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन माइनिंग टीम जिन्वू के लिए इंतजार कर रहे थे, जो देखकर जिन्वू को अपनी पुरानी यादें वापस आती है। खैर पहले वो सी रैंक डेंजन में माइनिंग करते हैं। सभी लोग जिन्वू की तारीफ करते हैं, जिसकी मदद से उनका सारा काम आसान हो गया। तभी सन की हुन नाम का एक हंटर आता है। वो अपने साथ एक आदमी को ले जाने के लिए आया था क्योंकि उनके लगेज उठाने के लिए एक आदमी जरूरत है। उनमें से कोई जाने के लिए तैयार नहीं रहता, पर जिन्वू मान लेता है। इंचार्जर कहता है कि पैसे के लिए इतना रिस्क उठाना बेवकूफ़ी काम है। जिन्वू कहता है कि वो सब संभाल लेगा। तो वो हंटर बोलता है, मैं हूँ इस स्ट्राइक टीम का लीडर सन की हुन। तो जिन्वू भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। जिन्वू देखता है कि इस मिशन के लिए 6 ए रैंक्स और 3 बी रैंक हंटर्स हैं। वो हंटर्स गिल्ड की टीम को देखकर सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद वो सभी डेंजन में एंटर होते हैं। जिन्वू को कुछ अजीब फील होने लगता है, जिसे रेड गेट में हुआ था। एक बार ये रेड खत्म हो जाए फिर मैं ऑफिशियल एक कैप्टन बन जाऊंगा। भले ही मैं गिल्ड मास्टर या वाइस गिल्ड मास्टर जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ए रैंक हंटर हूँ। तभी वो सारे हंटर्स हमला के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके तरफ कई सारे डेंजन जैकल्स हमला करते हैं। वो हंटर्स हर एक को ख़त्म कर देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर जैकल्स ए रैंक डेंजन में क्या कर रहे हैं। जिन्वू नोटिस करता है कि उन जैकल्स को कोई काबू कर रहा है। तभी वहाँ हाई ऑर्क्स एंटर होते हैं। वो सब बहुत ही ताकतवर हैं, जिन्हें देखकर कीहून पैनिक हो जाता है। पहले वो हंटर्स उनसे बराबरी का लड़ाई लड़ रहे थे, पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है हाई ऑर्क्स उनको बहुत ही बुरा हाल कर देते हैं। सन कीहून को इन्हें हराना नामुमकिन लगता है। तभी एक ऑर्क एक हंटर के हाथ काट देता है। वो हंटर्स किसी भी हालात पर हार मानने को तैयार नहीं थे, तो वह हीलर उस हंटर के हाथ वापस हील कर देती है। लेकिन तभी अचानक एक ऑर्क उन्हें ख़त्म करने के लिए आ जाता है। एट दिस मोमेंट जिन्वू इनविजिबल होकर उनका मदद करता है, जिससे वो ऑर्क्स स्लो हो जाते हैं। वो हंटर से देखकर हैरान हो जाते हैं। मैं एक आउटसाइडर हूँ, जिसकी वजह से मैं दखल नहीं दे सकता, लेकिन मैं इन्हें यहाँ मरने भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो हंटर्स अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए। तुम दूर रहो। फाइनली वो सब मिलकर उन्हें ख़त्म कर देते हैं। अब वहाँ सब सुरक्षित थे, पर उन्हें ये सब अजीब लगता है। लेकिन बोरा पहचान लेते कि ये किसने किया, क्योंकि वो इनविजिबल मैजिक देख सकती है, पर वो किसी को नहीं कहती। गिना और बाकी हंटर्स चाहते हैं कि वो और रिस्क नहीं ले सकते, तो उन्हें वापस लौटना होगा। तो सन कीहून एक अच्छे लीडर होने के नाते उनकी बात मान लेता है। लेकिन जैसे ही वो वापस जाते हैं तो वहाँ एक पावरफुल बैरियर था, जिसे वो बाहर नहीं जा सकते। तभी एक मैजिक वेव उन्हें फील होता है। बोरा के साथ कुछ और हंटर्स उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन पर कर्स लग जाता है। उनका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तभी वो देखते हैं कि उनके पीछे लगभग 50 ऑर्क्स खड़े हैं। सन कीहून आगे बढ़ता है तो उनका लीडर भी आगे आता है। उस डेंजन का बॉस उस आर्क के जरिए अपना मैसेज बोलता है। इंसानों, मैं हूँ कारगलगन, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों मरोगे या मेरे पास आओगे? तो कीहून उसे मिलने का फैसला करता है। साथ ही वो जिन्वू से कहता है कि डेंजन बॉस आते ही वो लड़ना शुरू कर देंगे, जिसके दौरान वो उसे यहाँ से भागने को कहता है ताकि वो माइंड स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करें। कीहून और उसका टीम का मकसद बचने का नहीं है,
बल्कि इस डेंजन को ख़त्म करने का है और एक हंटर अपनी डायरी जिन्वू के पास देती है जिसे वो उसके फैमिली तक पहुंचा दे, जो सुनकर उसे डबल डेंजन की याद आ जाता है। उस वक्त सभी लोग उसे अकेला छोड़ दिया था, लेकिन ये लोग अलग हैं। चाहिन जिन्वू से मिलने के लिए आई थी, तभी वो इंचार्जर बताता है कि वो इस वक्त गेट के अंदर है। वो सभी अब कारगलगन की एम्पायर में खत्म रखते हैं, जहाँ अनगिनत ऑर्क्स का सेना खड़ा है। तुम्हारा स्वागत है इंसान। चाहिन ये सोचकर हैरान थे कि आखिर ई रैंक हंटर अपनी जान को रिस्क में क्यों डाल रहा है। चाहिन को जिन्वू पर शक होने लगता है, तो वो डेंजन के अंदर जाने का फैसला करती है, लेकिन वो अपने साथ कोई हथियार नहीं लाई थी, तो वो इंचार्जर से मांगती है। उसके पास सिर्फ हथौड़े थे, जिसे वो चाहिन को देता है, तो वो अंदर एंटर होती है। वहीं हाई ऑर्क्स एक जंग का शोर और हंगामा करने लगते हैं। अगर ये सारे ऑर्क्स इंसानी दुनिया में एंटर हुए तो सारे सिटी तबाह हो जाएंगे। खासकर ये 4 ऑर्क्स की ऑरा बाकियों से पावरफुल है। गेट बंद करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें किसी भी हाल में इस डेंजन बास को हराना होगा। कारगलगन अपनी मास्क हटाता है, जिसकी ऑरा से वो सारे हंटर्स कांपने लगते हैं। क्यूहून पूछता कि वो उन्हें यहाँ क्यों बुलाया है। एंटरटेनमेंट के लिए। तुम में से हर एक को तड़पा तड़पा कर मारेंगे, जिससे मेरे सोल्जर्स को एंटरटेनमेंट लगे। तुम्हारे लिए हम बस एक एंटरटेनमेंट, क्या यही हमारी जान की कीमत है? कारगलगन को जिन्वू एक मामूली इंसान नहीं लगता। क्यूहून अपने साथियों से कहता कि उन पर हमला करे, लेकिन वो सब इतना डरे हुए थे जिसे कोई भी एक कदम आगे नहीं रखता। क्यूहून अकेले ही उस पर वार करता है, लेकिन कारगलगन अपनी मैजिक पावर इस्तेमाल करके उसे रोक लेता है। फिर वो उसे ग्रेविटी पावर इस्तेमाल करके ऊपर नीचे फेंकने लगता है, बट जिन्वू उसे बचा लेता है। कैप्टन सन, इस डंजन के राइट्स हंटर्स गिल्ड्स के पास है। मुझे इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब सब खतरे में है, तो मैं इन्हें खत्म करता हूँ। क्यूहून मान लेता है। कारगलगन कहता है कि वो उसे हरा नहीं पाएगा, तो जिन्वू बोलता है वो पहली बार ऐसे एक मैजिक बीस्ट से मिला है जो सबसे ताकतवर है। फिर वो अपनी शेडो सोल्जर्स को समन करता है। तुम मेरे हाथों मरोगे। तभी जिनचुल भी उस डेंजन के पास आता है। जिनचुल ये जानने आया था कि जिन्वू 2 दिनों से माइनिंग के काम क्यों कर रहा है। इंचार्जर बताता है कि मिस चाहिन भी डेंजन के अंदर है। तभी उन सभी को एक पावरफुल ऑरा फील होता है। चाहिन देखते कि वहाँ कई सारे ऑर्क्स की लाशें पड़े हुए हैं और उसे नहीं लगता कि ये उनका काम है। बॉस की ऑरा से समझ जाते कि उनकी जान खतरे में है। कारगलगन जिन्वू के सोल्जर्स का मजाक उड़ाता है। तभी जिन्वू मोनार्क्स डोमाइन एक्टिवेट करता है, जो डीमन कैसल में 70 लेवल पर पहुंचने में मिला। मोनार्क डोमाइन एक्टिवेट करने से सारे शेडो सोल्जर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाता है। उन हंटर्स को ये यकीन ही नहीं होता, अब उनके बीच जंग शुरू हो जाता है। जिन्वू अकेले ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कई सारे ऑर्क्स को मार गिराता है। कारगलगन फायर मैजिक से उन सोल्जर्स पर वार करता है, पर जिन्वू उन्हें दोबारा समन कर लेता है। कारगलगन जिन्वू पर भी ग्रेविटी पावर इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन्वू उसे डॉज कर लेता है। मैं तब तक तुम्हारे सोल्जर्स पर वार करता रहूंगा जब तक तुम्हारी मैजिक पावर खत्म नहीं हो जाता। वो हंटर्स अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। वहीं जिनचुल उस गेट का रैंक दोबारा चेक करता है, तो उसे रिजल्ट आता है कि गेट एस रैंक जितना खतरनाक है। तो उन्हें समझ आ जाता है कि पिछली बार के मेजरमेंट गलत है। तो जिनचुल तुरंत ही हंटर्स गिल्ड मास्टर को कांटेक्ट करने को कहता है। वो ऑर्क्स उन्हें खत्म करते ही जा रहे थे, जिसे जिन्वू का माना कम होने लगता है। तो जिन्वू माना लिक्विड पीता है। अब दिखाता हूँ तुम्हें एक असल जादूगर की ताकत। और राइस जिन्वू ऑर्क्स को ही अपनी शेडो आर्मी में शामिल कर लेता है, जो देखकर कारगलगन हैरान हो जाता है। तुम सब भी मेरे शेडो आर्मी बनोगे, और तुम भी। जो सुनकर वो पागल हो जाता है। अब वो अपने खास सोल्जर्स को लड़ने भेजता है। इसके बाद हम हंटर चॉय को देखते हैं। उसे खबर मिल चुकी थी कि उसकी स्ट्राइक टीम बहुत ही खतरनाक डेंजर में फंस गए हैं, जिस बात को लेकर चॉय बहुत ही परेशान था। वहीं संग जिन्वू के जनरल्स बहुत ही ताकतवर हैं, जो उन 4 ऑर्क्स से बराबर का लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हें खत्म कर देते हैं, जो देखकर जिन्वू इम्प्रेस हो जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। कारगलगन अब जिन्वू पर कर्स लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन्वू पर काम नहीं करता। ये उसका पैसिव स्किल का खासियत है। जिन्वू अपनी मैजेस को समन करता है। वो अपना अटैक पावर को 2 गुना करके उस पर वार करते हैं, जिससे उसका शील्ड टूट जाता है। इतने में ही चाहिन भी यहाँ आ जाती है और वो जिन्वू की पावर्स को देखकर चौंक गई थी। फिर वो अपना स्ट्राइक टीम से मिलती है। कारगलगन अब बहुत ही सीरियस हो जाता है, तो वो अपना सारा पावर इस्तेमाल करता है, पर जिन्वू उन सारे हमलों से बच जाता है। लेकिन कारगलगन नहीं रुका। वो फायर ऑफ वेलकन से उस सारा जगह को तबाह करने लगता है। जिन्वू अपनी स्वॉर्ड फेंककर उसे घायल कर देता है। फिर अपना कमांडर टच पावर इस्तेमाल करके उसे बांधने लगता है।
जिनचुल भी आ जाता है, पर वो समझ जाता है कि यहाँ उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं। हंटर संग की ताकत को देखकर चाइन उस पर फिदा हो जाती है। जिनवू टॉप ऑर्क्स का इस्तेमाल करके फाइनली कारगिल गन को हरा देता है, जिससे उसका लेवल बढ़ने लगता है। खैर फिर जिनवू से आराइज कर लेता है और उसका नाम टस्क रखता है। जिनवू ने एक्सट्रैक्ट करके सेटिस्फाइड था। तभी जिनवू देखता है कि उसे मिलने सब आए थे। इससे पहले कि वो कुछ पूछे, जिनचुल बताता है कि संग जिनवू है और उसका स्टेटस टॉप सीक्रेट है और वो बाकियों से भी इस चीज को सीक्रेट रखने को कहता है। वो जाने से पहले सन की हुन और उसका टीम जिनवू को शुक्रिया कहते हैं कि आज उसी की वजह से वो सब जिंदा हैं, जो देखकर जिनवू स्माइल करता है। फिर जिनवू उस डायरी को उसी हंटर के पास दे देता है। इसके बाद वो निकल पड़ता है। कुछ देर बाद सन की हुन अपने गिल्ड मास्टर से सारे इंसिडेंट्स बताता है, लेकिन चाय को यकीन करना मुश्किल था। चाय पूछता है कि अब जिनवू और वो उन दोनों में से कौन सबसे ताकतवर लगता है, तो किहुन कहता है कि क्या वो अकेले एक डंजन बॉस को हरा सकते हैं जो एस रैंक का हो, जो सुनकर वो कहता है कि नहीं। फिर वो वहाँ से निकल पड़ता है। इसके बाद हम जिनवू को देखते हैं। वो योजिन से मिलने आया था। योजिन गिल्ड के बारे में बात करने ही उसे यहाँ बुलाया था। उसी वक्त हंटर एसोसिएशन के बाहर कई सारे लोग जमा हो गए थे। तभी एक बंदा एंटर होता है जो जिनवू के आर्टिकल्स पढ़ रहा था। तभी वहाँ बेक योनू और मिस्टर चॉय आते हैं। बेक मिस्टर चॉय से पूछता है कि इतने सारे लोग क्यों हैं। वो रिपोर्टर्स उनसे पूछते हैं कि क्या वो दोनों ली मिन संग को अपनी गिल्ड में रिक्रूट करने आए हैं, तो वो दोनों बताते हैं कि वो उस आदमी को नहीं जानते जिसके बारे में वो बोल रहे हैं, बल्कि वो कुछ और इम्पोर्टेंट काम के लिए ही यहाँ आए हैं। जो सुनकर वो रिपोर्टर्स की मूड खराब हो जाता है। बेक चॉय से बोलता है कि कल का रेड ए रैंक डेंजन जो इस रैंक तक पहुँच गया और उसे बहुत ही परेशान किया, तो चाय भी व्हाइट टाइगर गिल्ड का मजाक उड़ाता है। अब वो दोनों इसीलिए यहाँ आए हैं क्योंकि वो जिनवू से उसकी मदद के लिए थैंक्स कहना चाहते थे। साथ ही वो उसे अपनी गिल्ड में लाना चाहते हैं, जिसे उन दोनों के अंदर बहस शुरू हो जाती है, जो देखकर जिनवू परेशान हो जाता है। खैर इसके बाद हम जिन्हा को देखते हैं, जो कि उसके क्लास में सभी ली मिनसंग की कॉन्फ्रेंस मीटिंग लाइव देख रहे थे। मैं हूँ ली मिनसंग, एक हंटर की शक्ति अवेकन हो चुका है। मैं इस देश के लिए सेवा करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे जो भी मिशंस दिया जाएगा वो मैं पूरा करूँगा। फियन गिल का मास्टर लिमते भी वहीं था, जिसके साथ मिनसंग कॉन्ट्रैक्ट किया है। हालांकि मिनसंग एक एक्टर भी है इंडस्ट्री में, जिसे पब्लिक इस बात से परेशान हो जाते हैं कि वो दोबारा एक्टिंग नहीं करेगा। असल में मिनसंग की अवेकनिंग पहले ही हो चुका है। वो बस फैन गिल्ड के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। 2 सालों में लोग उसके फ्रॉड कामों को भूल ही जाएंगे, जिसे वो आराम से दोबारा अपनी इंडस्ट्री में जा पाएगा। ये सब उसका एक प्लान था। खैर तभी जिनवू इंटरफेयर करता है एसोसिएशन के अंदर जाने के लिए, लेकिन गॉड्स उसे रोक लेते हैं। तभी चेयरमैन गुन ही उसे वेलकम करने आता है और उसे अपने साथ ले चलता है। अब जिनवू के अलावा अंदर कोई नहीं जा सकता, जो देखकर मिनसंग को बुरा लगता है। मिस्टर चॉय और बेक जिनवू की रैंक देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। एक आदमी बताता है कि रैंक एवोल्यूशन करने से पहले जिनवू को अपनी हंटर एबिलिटी वेरीफाई करना होगा, तो जिनवू एक ही शेडो सोल्जर को समन करता है। हंटर संग, मैं जानता हूँ तुम इससे भी ज्यादा समन कर सकते हो, है ना? तो जिनवू अब सारे शेडो सोल्जर्स को बाहर लाता है। मैं लगभग और 100 समन कर सकता हूँ, जो देखकर चेयरमैन शॉक हो जाता है। वहीं चॉय और बेक जिनवू की ताकत को देखकर पागल हो जाते हैं। तो ये है हंटर संग की ताकत। अब जिनवू को एस रैंक हंटर लाइसेंस मिल गया, जो देखकर वो खुश हो जाता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल पड़ता है। तभी मिस्टर चॉय और बेक उसके लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार भी वो उन्हें इग्नोर करके जाने लगता है। पर तभी रिपोर्टर्स सॉन्गी जीनस से बताते हैं कि जिनवू टीवी पर आ गया है। अब ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से फैलने लगता है, जो सारा देश ये देख रहा था। चाहिन भी देख रही थी। खैर वहीं योजिन अपने डैड से कहता है कि जिनवू उनके गिल्ड ज्वाइन करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही है और वो योजिन को उसे फॉलो करने के लिए कहा था। जो सुनकर उसके डैड निराश हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या वो सब कुछ छोड़कर उसके साथ जाना चाहता है। तो योजिन कहता है कि हाँ, वो उसके साथ जाना चाहता है। सारे रिपोर्टर्स जिनवू को घेर लेते हैं, तो बेक कहता है कि वो उसे अपने साथ सुरक्षित से ले जाएगा, परेशान मत होना। चॉय को ये बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, लेकिन बेक बहुत ही परेशान था क्योंकि वो फलक झपकते ही गायब हो गया। वो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। अब जिनवू गियर्स परचेस करने जाता है, जहाँ मोस्ट पावरफुल और एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स हैं। तो जिनवू वहाँ से एक सूट खरीदता है डेंजन को हेड को संभालने के लिए। मैं जानता हूँ वो बहुत ही ताकतवर है। मुझे लगता है वो एक ऐसा हंटर है जो लगातार लेवलअप करते ही जा रहा है। अगले दिन जिना देखते कि बाहर कोई रिपोर्टर्स नहीं है, जिसे वो अपनी स्कूल को आराम से जा सकती है। तभी जिनवू आता है और उसे बताता है कि वो कल से 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है। तभी उसे मिलने के लिए योजिन आया था। तो जिनवू बोलता है, मैं कल से 1 हफ्ते के लिए इसके साथ काम करूंगा। हालांकि वो अपनी बहन से छुपा रहा था, तो योजिन भी हाँ कहता है। रात होने के बाद वो सब आराम करने लगते हैं, लेकिन जिनवू कारगिलगन की खास मेंबर्स को समन करता है, पर वो देखता है कि वहाँ सिर्फ 3 थे। तो उनमें से एक आर्क उसे याद दिलाता है कि उसी ने ही उसे मार के ऊपर फटक दिया। तभी जिनवू को रियलाइज होता है
खैर जिन्वू उनमें से एक आर को जिन्हा की रक्षा के लिए रखता है। मैं उसे तुम्हारा हवाला कर रहा हूँ। इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्वू सिक्योरिटी बढ़ाना चाहता था तो वो कुछ सोल्जर्स को पेट्रोलिंग के लिए भेजता है। तभी हम देखते हैं जेजो आइलैंड से एक एंट शहर की तरफ आ रहा था। अगले दिन जिन्वू योजिन को अपने साथ ले चलता है। फिर वो आपस में डिस्कस करने लगते हैं जिन्वू के 1 वीक मिशन के बारे में और योजिन को अपने घर छोड़कर आने के बारे में। खैर अब जिन्वू अपने मिशन पर अकेले ही जाता है तो अब शुरू होता है अगला मिशन। तभी उसे क्वेस्ट इन्फो आता है जिसमें उसे 2 डीमन सोल्स कलेक्ट करना होगा, साथ ही डीमन मोनार्क बैरान को भी डिफीट करना होगा, जिसके बदले में उसे शेडो एक्सचेंज स्टोन और 30 पॉइंट्स भी मिलेंगे। ये अब तक का सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड्स है, जो देखकर जिन्वू बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। वहीं योजिन के डैड बेहोश होकर पड़ जाता है। 76 फ्लोर पर एक बड़ा मॉन्स्टर होता है तो जिन्वू टस्क को टेस्ट करना चाहता था तो वो उसे समन करता है। एट दिस पॉइंट टस्क अपनी ताकत को उस स्टोन की इस्तेमाल करके पावरफुल अटैक से उस पर वार करता है, जिसके एक ही वार से वो पूरी तरह मिट जाता है, जिसकी ताकत को देखकर जिन्वू सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद हम योजिन के डैड को देखते हैं जो कि वो हॉस्पिटल में होते हैं। ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें इंसान कभी कभी बेहोश होकर पड़ जाता है और आखिरी में एटर्नल नींद में चला जाता है, जैसे कोमा की तरह। ये उन लोगों को आता है जिनके अंदर मैजिक पावर्स बहुत ही कम होती है। तभी हम 2 हंटर्स को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग पर थे, पर वो देखते हैं कि उनके सामने एक एंट खड़ा है। वहीं जिन्वू अपनी शेडो सोल्जर्स को अलग अलग मिशन दिया था जिससे उसका काम आसान हो रहा था, पर 80 फ्लोर पर उसे कुछ गड़बड़ लगती है। तभी वो देखता है कि उसके शेडो सोल्जर्स को कोई तबाह कर रहा था तो जिन्वू खुद सामने जाकर देखने का फैसला करता है। तभी टीम टस्क के सामने कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर्स थे जो उन्हें मार गिराते हैं और उन सबको खत्म करने लगते हैं। जिन्वू ये सब देख रहा था। फिर जिन्वू उनके सामने आता है और उन्हें एक ही वार से खत्म करता है। अब वो आखिरी नेट मेंबर को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जिन्वू आखिरी नेट को भी मारने ही वाला था पर वो हार मान लेती है। जिन्वू देखता है कि वो एक लड़की थी जो उसे माफी मांगती है तो जिन्वू उसे छोड़ देता है, पर एसिल दोबारा उस पर वार करने की कोशिश करती है लेकिन टस्क उसे रोक लेता है। तुम क्या कर रही हो? वो दोबारा उससे माफी मांगती है और बदले में उसे परमिट देने का वादा करती है। जिन्वू पूछता है कि क्या उसे अगला फ्लोर का परमिट पता है। एसिल बताती है कि वो उसके फैमिली के पास है, साथ ही उसे बाकी फ्लोर का परमिट का लोकेशन भी पता था। मेरा और एक सवाल, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? एसिल कहती है कि हाँ। जिन्वू पूछता कि आखिर वो है कौन। वहीं जापान के एक शहर में फ्लाइंग एंट्स पूरा शहर को तबाह कर दिया था और ह्यूमंस को खा रहा था। एसिल बताते कि वो रेडिरो फैमिली से बिलोंग करती है। जिन्वू पूछता कि क्या उसे इंसानों को मारने के लिए आवाज सुनाई देती है तो एसिल कहते हैं कि नहीं, पर उसे कुछ और सुनाई देती है, अपनी धरती को बचाओ। इससे पहले उसके फैमिली डीमन रियल में रहते थे तो जिन्वू पूछता कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। तभी एसिल के साथ कुछ गड़बड़ होने लगता है। हम जंग की तैयारी कर रहे थे एक दुश्मन से जो इतना ताकतवर था कि सारे डीमंस को एक साथ आना पड़ा। एसिल को इससे आगे कहने की इजाजत नहीं थी तो वह बेहोश होकर गिर जाती है। जिनचुल जापान के हादसे के बारे में हंटर एसोसिएशन के मेंबर्स को बता रहा था जिसमें कई सारे लोग और हंटर्स की मौत हो गई थी। तो चेयरमैन गो कहता है कि जापान और उनके नेशंस को मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन करना होगा। साथ ही वो बाकी नेशंस को बताने को कहता है। चेयरमैन गो अब ऑफिशियली 4th जेजो आइलैंड रेड डिक्लेयर करता है। वहीं जिन्वू एसिल के साथ रेडियो कैसल में पहुंच जाता है। एसिल के डैड जिन्वू को देखकर डरने लगता है। वो सब जिन्वू को टारगेट करने लगते हैं। जिन्वू बताता है कि वो किसी को नहीं मारेगा जब तक वो उसे परमिट ना दे दे। एसिल के डैड उसके ताकत को जानता था, इसलिए मजबूरी के कारण वो उसे अगला फ्लोर का परमिट दे देता है। पर जिन्वू एसिल को अपने साथ ले जाना चाहता था एक गाइड के रूप में। एसिल के डैड पूछता है कि क्या वो गारंटी दे सकता है कि उसकी बेटी को कुछ नहीं होगा तो जिन्वू कहता है कि वो उसकी रक्षा करेगा तो वो मान लेता है। एसिल भी खुश हो जाती है। तभी हम एक गिल्ड मास्टर को देखते हैं जिसकी टीम एंड पर रिसर्च कर रहे थे। इग्रिस और टैंक का भी लेवल अप होता है। जिन्वू एसिल को अपने घर वापस जाने के लिए कहता है लेकिन एसिल अंत तक उसके साथ रहना चाहती थी और अपनी आंखों से उसकी ताकत देखना चाहती थी तो जिन्वू मान लेता है। जिन्वू ऑलमोस्ट पूरा फ्लोर खत्म कर देता है। इसके बाद हम मिस्टर चाई और चाहिन को देखते हैं जो कि उन दोनों को दोबारा जेजो आइलैंड रेड के लिए बुलाया गया था, साथ ही इस कंट्री के बाकी एस रैंक हंटर्स को भी, जो सुनकर चाहिन को जिन्वू की याद आता है। इसके बारे में बात करने के लिए सबसे बड़ी गिल्ड्स के हंटर भी आने वाले हैं। फाइनली अब जिन्वू फ्लोर 100 में एंटर होता है। तभी अचानक आसमान से एक ड्रैगन एंटर होता है जिसके ऊपर डीमन मोनार्क बैरन बेडास वे में एंटर होता है, जिसकी ऑरा से ही एसिल कांपने लगती है। जिन्वू भी इसका ऑरा महसूस कर लेता है। अब बैरन अपने डीमंस को समन करता है जो हाई लेवल्स के हैं। वहाँ पूरा एक सेना ही उन पर हमला करता है तो जिन्वू अपनी सोल्जर्स को भी समन कर लेता है। टस्क अपना फायर मैजिक से उन सबको खत्म करने लगता है। नाउ बैरन अपनी थंडर ब्लास्ट एक्टिवेट करता है जिससे वहाँ एक तबाही होती है, पर जिन्वू एसिल को बचा लेता है। जिन्वू अपनी स्टेल्थ और स्पीड पावर एक्टिवेट करके उस पर वार करता है लेकिन वो बैरन के पास काम नहीं करता तो जिन्वू टस्क और इग्रिस को वार करने के लिए कहता है। टस्क अपने फायर मैजिक को ओवर पावर्ड करके हमला करता है
इसी मौके का फायदा उठाकर इग्रिस उस ड्रैगन का सर काट देता है, जिसे बैरन नीचे आ जाता है और वो बहुत ही गुस्से में था। इसके बाद हम ड्रैन स्वॉर्ड गिल्ड के मास्टर गोतो रियोजी को देखते हैं। 11 एस रैंक हंटर्स के साथ ये जापान की सबसे बड़ी गिल्ड है। हानाकावा एंड्स की 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती है जो उनकी रिसर्च से मिला है। पहला, ये एंड्स काफी तेजी से बड़ी होती है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल है। अगर वो एंड क्वीन को मार दे तो बाकी एंड्स कुछ अरसों में ही खत्म हो जाएंगे। दूसरा, उनका बर्ताव, वो एंड्स ज्यादातर ताकतवर मैजिक पर अट्रैक्ट होते हैं। ग्योतो रोजी बताता है कि 11 एस रैंक में से 10 हंटर्स इस रेड में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें वो खुद भी एंटर होगा, जिसकी बात सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर चेयरमैन गो मान लेता है। वहीं बैरान पर 4 जनरल्स और जिन्वू हमला करता है, तो बैरान अपनी अल्टीमेट थंडर पावर से उन्हें उड़ाने लगता है। जिन्वू का माना पूरी तरह खत्म हो गया था। नौ बैरान अपना 2 स्वॉर्ड समन कर लेता है। फिर वो दोनों बिजली की रफ्तारी से वार करते हैं, जिससे वहाँ एक तबाही मचती है। जिन्वू अपनी स्वॉर्ड खो देता है, तो बैरान उस पर भारी हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। जिन्वू लगभग मरने ही वाला था, तभी एसिल बैरन का ध्यान भड़काती है। इस मौके का फायदा उठाकर जिन्वू उसका हाथ चीर देता है। फिर वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके उसे खत्म कर देता है। फाइनली वो डीमन किंग बैरान को हरा देता है। घर जाओ और अपने डैड को कह दो कि अब यहाँ सिर्फ रेडिसू फैमिली का राज होगा। एसिल कहते हैं कि रेडिसू नहीं, रेडिरो है। डीमन किंग बैरान को हराने के बाद जिन्वू को एलिक्सिर ऑफ लाइफ का आखिरी आइटम भी मिल जाता है, तो वो तुरंत ही उसे क्राफ्ट करने लगता है, जो कि सक्सेसफुली हो जाता है। तभी आयरन काइजल को पकड़ के ले आता है, तो जिन्वू उसे भी अपने शेडो आर्मी में समन कर लेता है। तभी वो देखता है कि उसे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले थे, जिसमें एक बेहतरीन रिवॉर्ड शेडो एक्सचेंज, जिसके मदद से वो कहीं पर भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इस रिवॉर्ड को देखकर जिन्वू बहुत ही खुश हो जाता है, तो वो एजियल को गुड बाय कहकर निकल जाता है। फिर काइजल का इस्तेमाल करके तेजी से घर जाता है। वही चेयरमैन गो और जिनचोल जेजो आइलैंड रेड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मिस्टर बेक ब्योंगो से मिलने आया था और वो दोनों काफी देर तक बात करने लगते हैं। असल में ब्योंगो एक एसरिंग हीलर है। बेक कहता है कि वो बस यहाँ उसे अलविदा कहने आया है, क्योंकि उसे लगता है कि वो उसे दोबारा नहीं मिल पाएगा। ब्योंगो इस रेड में हिस्सा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसे जंग और लड़ाई से नफरत है। इसके बाद हम जिन्वू को देखते हैं, जो कि वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल आया था। जिन्वू का सफ़र अब तक इसीलिए था ताकि वो अपनी मॉम को बचा सके, तो अपनी मॉम को वो लिक्विड पिलाता है। जिन्वू की मॉम थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो जिन्वू का शुक्रिया अदा करती है उसका और उसकी बहन का ख्याल रखने के लिए, जो सुनकर जिन्वू भी इमोशनल हो जाता है। इसके बाद जिना भी अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाती है। आखिरकार जिन्वू की इतनी मेहनत ज़ाया नहीं हुआ, जिससे वो बहुत ही खुश था। वहीं चेयरमैन को कॉन्फ्रेंस मीटिंग बताते हैं कि इस बार वो जेजो आइलैंड के 4th रेड में बहुत ही सीरियस है। इस बार ऑपरेशन में ना सिर्फ उनके हंटर्स हैं, बल्कि जापान के 10 एस रैंक हंटर्स भी। यही नहीं, ए रैंक और उसे नीचे वाले हंटर्स समुद्र और ज़मीन का रक्षा करने के लिए जमा होंगे। इस बार हम पूरी तरह तैयार हैं। ब्योंगो को बेक का चिंता हो रही थी, जिन्हें अपने घर की बहुत ही बुरी हाल कर दी थी। तो जिन्वू की मॉम और वो दोनों मिलकर साफ करने लगते हैं। जिन्वू की मॉम पूछती है कि क्या उसे अपने डैड के बारे में कोई खबर मिली, तो जिन्वू कहता है कि नहीं। चेयरमैन गो और जिनचुल इस बात से परेशान थे कि थॉमस एंड्रे, अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर जो मिलिट्री आर्मी से भिड़ सकता है, आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर चेयरमैन गो जिनचुल से पूछता है कि क्या वो जिन्वू को कांटेक्ट कर पाया, तो जिनचुल बताता है कि हाँ, वो आ रहा है। चेयरमैन को चाहता है कि जिन्वू भी इस मिशन में उनका साथ दे, लेकिन जिन्वू अपने फैमिली के बारे में सोच रहा था। पर तभी उसे हंटर्स की मैजिक प्रेशर फील होता है, तो चेयरमैन गो से वहां ले जाता है जहां हंटर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी जापान के एसरंग हंटर्स भी एंटर होते हैं अपने गिल्ड मास्टर गोतो रियोजी के साथ। गोतो को जिन्वू काफी ताकतवर हंटर लगता है, पर उसकी सेक्रेटरी बताते हैं कि वो बस एक मैच टाइप है, लेकिन गोतो उसकी पावर को अच्छे से देख पा रहा था। तो वो एसरंग हंटर्स के बीच एक फ्रेंडली बैटल करने के लिए कहता है। तो चेयरमैन गो बताता है कि वो नॉन कॉम्बैट और मैच टाइप हंटर्स को इसे दूर ही रखेंगे, तो वो मान लेता है। तो वो दोनों अपने साइड से 4 हंटर्स सेलेक्ट कर लेते हैं एंड नाउ वो पूरी ताकत से लड़ते हैं। बेक पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन कमामोतो बच जाता है। बट पहले ही हंटर एसोसिएशन के 2 हंटर्स हार चुके थे। वहीं चाहिन अपनी कमाल की एबिलिटी से अपनी ओपोनेंट को हरा देती है। फिर वो बेक की मदद के लिए जाती है, लेकिन कमामोतो से रोकने आ जाता है। तो चाहिन बिना सोचे उस पर हमला कर देती है।
जिसे वो पागल हो जाता है। तो वो पूरी ताकत से उस पर हमला करता है, पर तभी जिन्वू उसे बचा लेता है और फलक झपकते ही कमामोतो को हरा देता है, जो देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं। चाहिन और बेक भी हार मान लेते हैं, बट गोतो और रियोजी खुद ही जिन्वू से लड़ना चाहता था, तो जिन्वू मान लेता है। जिनकी बैटल्स देखने के लिए सब एक्साइटेड थे। गोतो अपनी अल्टीमेट स्पीड से उस पर हमला करता है, पर जिन्वू उसे देखकर स्माइल करता है, जिसे वो और भी तेजी से उस पर वार करते ही जा रहा था। 敵が見えないほど速い。あの攻撃をかわせるだけで十分。 बट अब ये दोनों बहुत ही सीरियस हो जाते हैं, जिसे वो दोनों एक दूसरे को मारने ही वाले थे, पर हंटर्स उन्हें रोक लेते हैं। आफ्टर सम मोमेंट्स जिन्वू उनके शेडोज में सोल्जर्स भेज देता है। इसके बाद जिन्वू चेयरमैन गो को बताता है कि वो जेजो आइलैंड मिशन पर हिस्सा नहीं लेगा, तो ये खबर सब तक पहुंच जाती है। वहीं जेजो आइलैंड में एंड्स क्वीन एक ताकतवर औलाद की जन्म की इंतजार में है, जो उन्हें लीड कर सके। तभी एंड किंग की जन्म होती है। तभी हम जिन्वू के पुराने साथियों को देखते हैं, जो कि इस मिशन के डिफेंस फोर्स में ज्वाइन होना चाहते हैं। अगले दिन इनका मिशन शुरू हो जाता है। वो पूरी तरह से उस आइलैंड को घेर लेते हैं। मिनसंग और उसके टीम भी डिफेंस फोर्स में थे और हंटर्स भी डिफेंस के लाइन में थे। तभी वहाँ ब्योंगो एस रैंक हीलर भी एंटर होता है। इस बार उनके साथ एक कैमरामैन भी आता है, जिसे लोगों को इस राइड को लाइव दिखा सके। बाय द वे वो भी एक हंटर है। जैसे ही राइड शुरू होती है, गोतो और उसके साथी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर्स को रिलीज करते हैं, जिसे एंड्स के सेना उनके तरफ बढ़ने लगते हैं। मिस्टर चॉय अपने फायर मैजिक से उन्हें उड़ाने लगता है। ये हंटर्स का काम है कि वो जल्द से जल्द एंड कोइन को खत्म कर दे। शिप की ऑडियो वेव से एंड्स की सिग्नल काट देते हैं, जिसे वो कोइन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। जापान के हंटर्स एंड्स को मारते ही जा रहे थे। मिस्टर चॉय की टीम जैसे ही लैंड होते हैं, पहले वो बाहर की एंट्री क्लोज कर देते हैं, फिर कोइन का रहने का सुरंग भी ढूंढ लेते हैं। वहीं जिन्वू अपनी रेगुलर कोस्ट कर रहा था। मिस्टर चॉय और बाकी सभी देखते हैं कि कोइन की एग चैम्बर बहुत ही फैला हुआ है और उनमें से एक अंडा बहुत ही बड़ा है, पर वो उसे सीरियस नहीं लेते। एक हंटर बहुत ही घायल हो गया था, तो वो शिमिजू से हील करने के लिए कहता है, पर तभी उसका सर जमीन में पड़ा रहता है। इतने में उस हंटर का सर भी कट जाता है। दूसरा हंटर उस शेडो का पीछा करता है, बट वो भी मर जाता है। वहीं बैक अपनी सूंघने की ताकत से एंड कोइन का ठिकाना ढूंढ लेता है, तो वो सब उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। जापान के दो और हंटर्स अपने लोगों की जांच करने आते हैं, पर उन्हें भी एंड किंग मार देता है। मिस्टर चॉय और इसके साथी टीक अब एंड क्वीन के सामने खड़े हैं, जिसके पास एक एंड सेना ही है। तो मिस्टर चॉय अपने अल्टीमेट फायर मैजिक से उन्हें खत्म करने लगता है। 今日は全て出し切るしかない。 बेक भी अपने बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उन पर हमला करता है। ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, जो कई सारे लोग देख रहे थे। मिस्टर मा भी अपनी ताकत इस्तेमाल करके उन पर वार करता है, साथ ही बाकी हंटर्स भी। मिस चाइन एंड्स को चीरते हुए आगे बढ़ती है। अब बारी आती है एंड्स क्वीन की। उस पर एक साथ सारे हंटर्स वार करते हैं, तो एंड क्वीन पॉइजनिंग रिलीज करती है, लेकिन बियांको उन्हें पीछे से हील कर रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर सभी हंटर्स उस पर वार करते हैं, बट फाइनली चाइन बिजली की रफ्तारी से उस पर वार करती है। एंड फाइनली वो सब मिलकर एंड क्वीन को मार देते हैं, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एंड्स वापस अपने नेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे और वो एंड्स क्वींस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। एट दिस पॉइंट उन्हें खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर फील होता है, जो एंड किंग का था, जिसकी पावर से ही वो सब कांपने लगते हैं। एंड किंग क्वीन का शरीर खाने लगता है और बहुत ही गुस्से में था, तो वो पहला चाहिन का बहुत ही बुरा हाल कर देता है। फिर बाकी हंटर्स को एक एक करके चीरने लगता है, जिसे उनका बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन उन्हें बियांको हील कर रहा था, वो भी स्टेल्थ मैजिक इस्तेमाल करके, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड किंग उसे जान से मार देता है और उसे खा लेता है, जो देखकर बेक को बहुत ही गुस्सा आता है, तो वो उस पर हमला करता है, पर वो उसके आगे टिक नहीं पाता। तुम सब कमजोर हो, तुम्हारा राजा कहाँ है? तभी एंड किंग को बाहर से एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस होता है, तो वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है। इतने में उनकी तरफ कई सारे एंड्स मारने आते हैं। गौतम ने साथियों का हालात देखकर समझ जाता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी जापान के हंटर्स के चेयरमैन गोतो को कांटेक्ट करता है।
गोतो बताता है कि उसके साथी मर चुके हैं, सिर्फ अब कुछ ही लोग बचे हैं। उनका चेयरमैन उन्हें वापस आने को कहता है। इस मिशन को यूं ही छोड़कर बाकी सेकेंड स्क्वाड हंटर्स संभाल लेंगे। गोतो बात कर ही रहा था, इतने में एंड किंग इशिडा को मार देता है। तो गोतो दूसरा हंटर्स को यहाँ से भागने को कहता है, वरना वो भी मारा जाएगा। क्या तुम उनका राजा हो? एंड को बोलते हुए देखकर गोतो दिलचस्प हो जाता है और वह कहता है कि हाँ, वो इंसानों का राजा है। तो एंड किंग उस पर हमला करता है। वहीं एंड्स की सेना मिस्टर चॉय और बाकियों को मारने आगे बढ़ता है। चॉय उन्हें रोकने के लिए कोशिश करता है, पर वो भी कमजोर होती आ रहा था। लेकिन तभी शेडो सोल्जर्स उनका रक्षा करने लगते हैं। इसके बाद हम संग जिन्वू को देखते हैं। 交換 उसके जनरल्स एंड्स की धज्जियां उड़ाने लगते हैं। फिर जिन्वू भी एंट्री लेता है, जिसे देखकर उन्हें यकीन ही नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। इस वक्त सिग्नल कट चुका था, जिससे सब परेशान थे कि वहाँ क्या चल रहा है। रिपोर्टर्स काफी परेशान हो जाते हैं, इवन चेयरमैन गो भी। जाओ, उन्हें खत्म करो। जिन्वू के जनरल्स और बाकी सोल्जर्स उन एंड्स को खत्म करने लगते हैं। वहीं टस्क हंटर्स की रक्षा कर रहा था। जिन्वू उन सबको एक लिक्विड देता है, जिससे वो सब हील हो जाते हैं। तो वो सब हैरान हो जाते हैं। फिर जिन्वू चाहिन को भी वो लिक्विड पिलाता है। इवन वो एलेक्सर ऑफ लाइफ से भी कोशिश करता है, पर वो उसे हील नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो बहुत ही इंजर्ड थी। जापान के हंटर्स के चेयरमैन को खबर मिलती है कि गोतो रियोजी मारा गया है, जो सुनकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जिन्वू मरे हुए एंड्स को अपने शेडो आर्मी में शामिल करने ही वाला था, पर तभी एंड किंग एंट्री लेता है। एंड किंग पूछता है, क्या यहाँ कोई राजा है? तो जिन्वू आगे बढ़ता है। उन दोनों की ऑरा अलग ही लेवल पर था। क्या तुम इंसानों का राजा हो? जिन्वू उसका मजाक उड़ाने लगता है। कैमरामैन को सिग्नल मिल गया था, तो रिपोर्टर्स दोबारा लाइव टेलीकास्ट करते हैं। जिन्वू को देखकर सब एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड किंग पूरी ताकत से उस पर वार करता है, पर जिन्वू को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी उसे मुक्का मारने लगता है। अब वो दोनों एक दूसरे पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट से हमला करने लगते हैं। जिन्वू की ताकत को देखकर एंड किंग सरप्राइज हो जाता है, लेकिन वो नहीं रुकता। वो अपनी पॉइजनिंग इस्तेमाल करके जिन्वू को पैरालाइज कर देता है। लेकिन आप सब जानते हो, जिन्वू पर पॉइजन का कोई असर नहीं। जिन्वू एक ही पंच से उसका बहुत ही बुरा हाल कर देता है। इस पॉइंट पर बेक को कोई चीज सरप्राइज नहीं कर रहा था। जिन्वू जल्द से जल्द ये लड़ाई खत्म करना चाहता था चाहिन के लिए। एंड किंग अपना असली फॉर्म में आता है। तो अब शुरू होती है असली फाइट। वो दोनों बिना रुके पागलों की तरह एक दूसरे पर हमला करते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होने लगता है। वो दोनों इतनी स्पीड से लड़ रहे थे कि उनके मूव्स को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जिन्वू ऑलमोस्ट उसे मारने ही वाला था, पर एंड किंग भी हार मानने को तैयार नहीं रहता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर जिन्वू उसका बहुत ही बुरा हाल कर देता है, तो वो डर के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जिन्वू उसे नहीं छोड़ता। एंड किंग अपने आर्मी को बुलाता है, तो जिन्वू अपने शेडो सोल्जर्स को बुलाता है। जिन्वू के जनरल्स उन एंड्स को तहस नहस कर देते हैं, जो देखकर एंड किंग को यकीन ही नहीं होता, क्योंकि उसे लगा था कि वही सबसे स्ट्रांग और पावरफुल राजा है, पर वो गलत था। यहाँ का राजा सिर्फ संग जिन्वू है। फाइनली जिन्वू एंड किंग को हरा देता है, जिसे वहाँ के एंड्स भागने लगते हैं। चाहिन के पास कम समय बचा है। जिन्वू उस हंटर से कैमरा ऑफ करने के लिए कहता है। टस्क बियांगू का शरीर ले आता है। मिस्टर बेक चिल्लाते हुए पूछता कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, लेकिन जिन्वू उसका सवाल को इग्नोर कर देता है और बियांगू का शेडो को जगा देता है। आइलैंड के बाहर डिफरेंट फोर्स के हंटर्स उन एंड्स को मार रहे थे। गोतो की डेथ उसके साथियों को हिला के रख दिया था। तभी एक बंदा बताता है कि उस एंड को हंटर एसोसिएशन के एक हंटर ने मार दिया है। जिन्वू की समनिंग मैजिक को देखकर बाकी हंटर्स हैरान थे। जिन्वू बताता है कि उसे एक आवाज सुनाई दी थी जो बियांगू की थी और उसे अपनी पावर इस्तेमाल करने के लिए कह रहा था। जिन्वू बिना कमेंट दिए ही बियांगू चाहिन को हील करने लगता है। बियांगू एक अच्छा इंसान है, इसलिए वो बिना ऑर्डर दिए ही अपना काम कर रहा है। मिस्टर मा जिन्वू की लगातार लेवल अप होने की ताकत और समनिंग मैजिक को देखकर चौंक गया था। मिस्टर बेक बताता है कि बियांगू को हमेशा से लड़ाई से नफरत रही है, इसलिए वो चाहता है कि उन्हें बियांगू को आराम करने छोड़ देना चाहिए।
असल में जिन्हू भी यही सोच रहा था, तो वो उसे रिलीज कर देता है। बियांगो गायब होने से पहले मिस्टर बेक को देखकर मुस्कुराता है, जो देखकर बेक बहुत ही इमोशनल हो जाता है। जापान के चेयरमैन जिन्हू को जिंदा देखकर गुस्सा होने लगता है। वो भी इसी कंफ्यूजन में था कि आखिर वो वहाँ कैसे पहुंचा। खुद के साथ एसरिंग हंटर्स खोने के बाद वो पागल हो जाता है। खैर, वो बाकी हंटर्स को वापस लौटने के लिए कहता है। बिना लीडर के एंड्स इधर उधर उड़ने लगते हैं, जिसे डिफेंस फोर्स संभाल रहे थे। वही बैक और बाकी सभी वापस लौट रहे थे, लेकिन हंटर संग वहीं रहकर बाकी एंड्स से निपटेगा। टस्क अपने फायर मैजिक से एंड्स की चैम्बर को खत्म कर देता है। जिन्हू भी बैरन का स्वॉर्ड इस्तेमाल करता है। जैसे जैसे जनरल्स एंड्स को खत्म कर रहे थे, जिन्हू का लेवल अप भी होते ही जा रहा था और वो फाइनली लेवल 100 पर पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी जीत है। इसी के साथ जिन्हू एंड किंग को अराइज करता है, लेकिन वहाँ कुछ समय के लिए अंधेरा हो जाता है। जैसे ही वो देखता है, एंड किंग एक नए जन्म लेता है। माय मास्टर। उसे बात करते हुए देखकर जिन्हू हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके बाकी सोल्जर्स बात नहीं करते। माय मास्टर, क्या आप मुझे एक नाम दे सकते हैं? उसका पहला रैंक ही जनरल का था, जो देखकर वो और भी सरप्राइज्ड हो जाता है। जिन्हू बोलता है, मैंने तुम्हें मारा था, क्या तुम अब भी मेरा सेवा करना चाहोगे? तो एंड किंग कहता है, मैं मरा नहीं था, आपके हाथों से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगा मास्टर। तो जिन्हू उसका नाम बेरू रखता है। साथ ही वो कुछ एंड्स को भी अपने शेडो आर्मी में शामिल कर लेता है। बाहर के एंड्स सिटी की ओर बढ़ रहे थे, जो कि 4000 से भी ज्यादा एंड्स है। तो जिन्हू बैरो का पहला ऑर्डर ही उन्हें खत्म करने का ही देता है। अब बैरो बिजली की रफ्तारी से जाकर उन सारे एंड्स को खत्म करने लगता है। वो एंड्स चॉय के रास्ते में भी आ रहे थे, तो जिन्हू अंत में भी उनका मदद करता है। ये है संग जिन्हू। सब लोग जीत की खुशियां मना रहे थे। अब वो वापस घर पहुंच गए। चाहिन को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और इसी तरह 4th जेजो आइलैंड राइड हंटर्स की जीत के साथ खत्म हुई। इसके बाद हम दूसरे नेशन को देखते हैं, जो कि वहाँ कुछ एंड्स बचकर जा रहे थे। तभी हम एक पावरफुल हंटर को देखते हैं। वो एक ही वार से उन सभी को खत्म कर देता है। खैर, मरे हुए हंटर्स के फ्यूनरल में सभी शामिल होते हैं, इवन संग जिन्हू भी। मिस्टर बेक संग का शुक्रिया करता है। फिर चेयरमैन को जिन्हू से अकेले में मिलकर थैंक्स कहता है और इसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछता है। तो जिन्हू बताता है कि वो खुद एक गिल्ड बनाना चाहता है। वेल, जेजो आइलैंड साफ करने के लिए क्लीनिंग टीम भेजते हैं, लेकिन तभी वहाँ 2 रूलर्स एंटर होते हैं, जो उन्हें बेहोश कर देते हैं। वो दोनों हंटर संग के फादर संग हुआन को ढूंढकर यहाँ आए थे, पर वो उन्हें नहीं मिलता, तो वो वापस चले जाते हैं। लेकिन असल में संग हुआन वही था। जिन्हू ट्रैफिक में फंस गया था, तभी उसे एक मिशन देते हैं, जो कि उसके रास्ते में ही है, रेड गेट मिशन। तो वो अकेले ही एंटर होकर अपनी शेडो आर्मी का इस्तेमाल करके उस गेट को क्लियर कर देता है। फिर सारे शेडोस जिन्हू के आगे अपना सर झुका के रखते हैं, जो गूज बम्प्स देता है। और जिन्हू स्माइल करते हुए कहता है, अगले टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। और इसी तरह सोलो लेवलिंग सीजन 2 एंड होता है। अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन की इस सीजन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल अनाइम डिकोडर को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बेहतरीन अनाइम्स, मांगा और कई सारे कंटेंट्स आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक ब्रांड न्यू अनाइम में। शुक्रिया।